This is Dr. Nazar this side. Let's continue our topic JVP. तो लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि वेव फॉर्म कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो जो वेव फॉर्म हमने डिस्कस किया था वो कुछ इस तरह से ही दिखता है, जहाँ जैसा यहाँ बना हुआ है। तो वैसा ही हमने वो ऑब्टेन किया था। बेसिकली ये एक नॉर्मल जेवीपी कर्व है, मतलब कि आप में, मुझ में, सब में ये वेव फॉर्म दिखेगा। जेवीपी पल्सेशंस के जो वेव फॉर्म क्रिएट होती हैं वो सब में मिलेंगी। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जो ये सारी 5 वेव्स को अफेक्ट कर सकती हैं। और कल ही मैंने पैथोलॉजीज में डिस्कस किया था, या तो वैल्वुलर कंडीशंस हो सकती हैं, या तो स्ट्रक्चरल, या फिर चैम्बर में कोई डिफेक्ट हो, पैथोलॉजी रिलेटेड हो। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि ये जो वेव फॉर्म है, कौन सा इवेंट कौन सी वेव को रिप्रेजेंट करता है। ए मैंने ट्रिक बताई थी याद करने के लिए, तो ए से एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो गया आपका, ठीक। सी वेव जब बनता है तो ट्राइकस्पिड वॉल्व ऊपर बल्ज करता है, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व का बल्ज होना। और वी मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया था, जब भी राइट एट्रिया में वीनस रिटर्न होगा तो राइट एट्रिया में प्रेशर बढ़ेगा। तो उसी तरह से अब हम कुछ डिसेंट्स देख लेते हैं। इनको बेसिकली ये एक्स और वाई वेव्स को हम लोग डिसेंट बोलते हैं। वैसे ही हम एक्स और वाई का भी लिख लेते हैं। एक्स का मतलब होता है एट्रियल रिलैक्सेशन। इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो कि जब एट्रियल रिलैक्सेशन हो रहा होता है तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन साथ में हो रहा होता है। वाई डिसेंट का मतलब होता है अर्ली डायस्टोल। देखने वाली ये बात है कि वाई वेव के बाद अगर कोई पूछे कि क्या कौन सी वेव आती है, तो वाई वेव के बाद आपकी ए वेव आती है। वाई वेव का ये मतलब हुआ कि अर्ली डायस्टोल। जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स होना शुरू करता है, डायलेट होना शुरू करता है, तो एट द सेम टाइम एट्रिया क्या कर रहा होता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर रहा होता है। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, तो उस वजह से पॉजिटिव वेव क्रिएट होती है। तो जब पॉजिटिव वेव क्रिएट होती है, उस पॉजिटिव वेव का नाम ए हो जाएगा। और यहाँ पे ये वाला जो डाउनफॉल आ रहा होता है, फिर उसके बाद एक नॉच बनता है, उसको सी वेव बोलते हैं। वो सी वेव होता है बेसिकली ट्राइकस्पिड वॉल्व का बल्ज, जो कि यहाँ पे भी दिख रहा है। तो उसी तरह से ये देखने वाली बात यह है कि पॉइंट ये रिमेंबर रखना है कि ए से पहले क्या आता है, वाई आता है। क्योंकि अर्ली डायस्टॉल स्टार्ट हो गया, अर्ली डायस्टॉल बताता है वेंट्रिकुलर डायलेशन, और ए वेव बताता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये पॉइंट देखने वाला था। अच्छा, अब हम थोड़ा कुछ पैथोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं जो जेवीपी को बढ़ाती हैं। तो पहली तो बेसिकली यही है कि हम ये कंडीशंस देखते हैं कि ए वेव को कौन कौन सी पैथोलॉजीज डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो पहला केस ले लेते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन। बेसिकली एट्रियल फिब्रिलेशन का ये मतलब हुआ कि आपकी एट्रिया ट्विच कर रही है, फड़फड़ा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। एक इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है एट्रिया में, तो उससे ए वेव क्रिएट नहीं होती है सही से, मतलब राइट एट्रिया में प्रेशर जनरेट नहीं होता है। तो उस वजह से हमने इनको नाम दिया है एब्सेंट ए वेव। एक तो ये हो गई देखने वाली चीज़। अगर कोई आपसे ये पूछे कि अगर राइट हार्ट साइड के आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो, या राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो उसमें क्या दिखेगा। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, या तो आपका ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस हो गया है,
या फिर आपका पल्मोनिक वॉल्व स्टेनोसिस हो गया है, या फिर पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन। कल ही बताया था कि वो वॉल्व्स जो राइट हार्ट साइड पे होंगे वही इन्वॉल्व होंगे। तो अगर उनमें स्टेनोसिस हो जाता है, कैल्सिफिकेशन हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है, तो आपका आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा, इफेक्टिवली ड्रेन आउट ब्लड नहीं होगा। तो उस तरह से ये कंडीशंस हो गई ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, पल्मोनिक स्टेनोसिस, पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन। तो ये जब भी कंडीशंस इन्वॉल्व होंगी तो ए वेव पे क्या इफेक्ट होगा? ए वेव लार्ज ए वेव बनाएंगे। अब कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये तीनों कंडीशंस में राइट एट्रिया में प्रेशर का क्या हो रहा होता है ये समझ लो, तो अपने आप तुम बता दोगे कि लार्ज ए वेव बनेगा या स्मॉल ए वेव बनेगा। इन तीनों कंडीशन की वजह से अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो भी ब्लड राइट एट्रिया में आ रहा है वो ड्रेन आउट नहीं हो रहा है। मतलब ये जो वॉल्व है ये खराब हो चुके हैं। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से वेंट्रिकल में ब्लड कम जाएगा, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि ड्रेन ही सही से नहीं हो रहा है और वेंट्रिकल में भी ब्लड कम आ रहा है। और बाय चांस अगर ट्राइकस्पिड पल्मोनिक वॉल्व में अगर स्टेनोसिस है तो यहाँ से भी वही सेम कहानी है, ब्लड कम ड्रेन होगा तो यहाँ भी प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस है या फिर पल्मोनिक वॉल्व स्टेनोसिस है तो इन दोनों कंडीशंस में रिस्पेक्टिव चैम्बर्स में प्रेशर बढ़ेगा। और पल्मोनिक स्टेनोसिस अगर हुआ तो वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ेगा, वही वेंट्रिकुलर प्रेशर ट्रांसमिट होके एट्रिया में रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसलिए पल्मोनिक स्टेनोसिस में भी प्रेशर बढ़ता है राइट एट्रिया के अंदर और ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस के अंदर भी राइट एट्रिया में प्रेशर बढ़ता है। उसी तरह से अगर पल्मोनरी आर्टरी फाइब्रोसिस है इडियोपैथिक पैथोलॉजी की वजह से किसी, तो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन की वजह से यहाँ पे भी बैक फ्लो क्रिएट होगा, कंजेशन क्रिएट होगा, तो फिर से वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ेगा। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर बढ़ गया, वेंट्रिकल के अंदर भी प्रेशर बढ़ा, एट्रिया के अंदर भी प्रेशर बढ़ गया, अगेन लार्ज ए वेव क्रिएट हो जाएंगे। ये एक कंडीशन हो गई, आपको याद रखना है स्पेसिफिक एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या दिखता है और राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शंस में वेव्स किस तरह की होती है, लार्ज ए वेव्स होती हैं। अब हम अगली पैथोलॉजी देखेंगे ए वेव से रिलेटेड। मान लो ये तुम्हारा एट्रिया है, राइट एट्रियम, और ये रहा आपका राइट वेंट्रिकल। हमें ये मालूम है कि ये जो मस्कुलेचर मसल वॉल है एट्रिया की वो पतली है, और हमें ये मालूम है कि वेंट्रिकल की जो मसल वॉल है वो ज़्यादा थिक है। और ये रहा आपका वीनस रिटर्न के लिए सुपीरियर वेना कावा जहाँ से ब्लड आएगा, और ये रहा आपका पल्मोनरी आर्टरी जहाँ से ब्लड जाएगा लंग्स के पास। ठीक, अब यहाँ पे वॉल्व्स प्रेजेंट हैं। ये रहा आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व और ये रहा पल्मोनिक वॉल्व। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एट्रिया तो कॉन्ट्रैक्ट करता है लेकिन साथ साथ में वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, साइमल्टेनियस, दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि बेसिकली पंप कैसे होता है, एट्रिया पंप करता है, फिर रिलैक्स होना शुरू करता है, फिर वेंट्रिकल पंप करता है। तो ऐसे होता है। मैं जो कंडीशन डिस्कस कर रहा हूं उसमें ऐसे होता है। तो दोनों एक साथ जब पंप करते हैं तो जो राइट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा पावरफुल होता है राइट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से। ठीक, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो ब्लड फ्लो होगा
डायरेक्शन ब्लड फ्लो का वो राइट वेंट्रिकल डिसाइड करेगा, क्योंकि मस्कुलेचर ही ज़्यादा है, इतना पावरफुल है। तो ये इधर तो फ्लो करेगा ही करेगा, ये उल्टे भी फ्लो कर देगा, क्योंकि साथ में दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और सिंस राइट एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो जो यहाँ पे ब्लड होना था वो यहाँ पे भी चला जाएगा। तो अल्टीमेटली सुपीरियर वेना कावा और जुगुलर सिस्टम का भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो इस वजह से हम क्या लिखते हैं, इस कंडीशन में जेवीपी बढ़ गया। अब जो मैंने डिस्कशन यहाँ पे किया है, ये जो कंडीशन है, इस पूरे को बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर डिसोसिएशन। ठीक, ये एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है, पैथोलॉजीज है, जिसमें बहुत सारे आते हैं पैथोलॉजीज, लेकिन टॉपिक का नाम है एट्रियोवेंट्रिकुलर डिसोसिएशन। इसमें क्या होता है कि ये जो पैथोलॉजीज है वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। CHP, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। इसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, एट्रिया और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन अपने आप हो रहे होते हैं, मतलब एक डिसोसिएशन हो जाता है। मतलब इससे नहीं मैटर कर रहा है कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल में जा रहा है, इसमें दोनों ही साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस वजह से ये कंडीशन बनती है जिसमें जेवीपी आपका राइज हो जाता है। तो एक तो ये हो गया कि कंप्लीट हार्ट ब्लॉक्स में ये चीज़ देखने को मिलती है। एक और कंडीशन है जंक्शनल टैकीकार्डिया या फिर जंक्शनल एरिथमियास। तो ये टॉपिक को समझने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया कि एट्रियोवेंट्रिकुलर डिसोसिएशन समझ में आ जाए क्या होता है। इस हेडिंग के अंदर कंप्लीट हार्ट ब्लॉक आता है और जंक्शनल टैकीकार्डियाज आते हैं। इन सब में ये देख रहे हो कि हमारा मेन मकसद ये था कि जेवीपी राइज हुआ क्यों इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में जेवीपी राइज होने को हम इनका नाम देते हैं कैनॉन या जाइंट ए वेव। तो बेसिकली हमें ये समझ में आ गया कि कैनॉन या जाइंट ए वेव्स हमें किस कंडीशंस में देखने को मिलते हैं। एक हो गया कंप्लीट हार्ट ब्लॉक और एक दूसरा हो गया जंक्शनल टैकीकार्डिया या टैकीअरिथमियास। अब हम ये देखते हैं वेव नंबर 2, हम डिस्कस करेंगे वी वेव की पैथोलॉजीज। वी वेव का मतलब ही यही होता है वीनस रिटर्न, कि कितना खून फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी राइट एट्रिया में आया है, उससे वी वेव बनती है। ठीक, तो ऐसी कंडीशंस जिसमें जेवीपी राइज हो जाता है वी वेव के पैथोलॉजीज की वजह से, मतलब उन पैथोलॉजीज में जिसमें वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाता है, उनमें हमें वी वेव पैथोलॉजीज दिखाई देंगी। तो लार्ज वी वेव तब दिखाई देगी जब वीनस रिटर्न बढ़ेगा। तो वो वाली कंडीशंस जिसमें ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है राइट एट्रिया में, ये रहा आपका राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल। तो बेसिकली ये वाला जो वॉल्व है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये बंद होने के बजाय खुल जाता है। जब भी राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड यहां से फ्लो होता हुआ राइट एट्रिया में कलेक्ट हो जाता है। पल्मोनिक वॉल्व से पल्मोनरी आर्टरी में तो ब्लड चला जाता है, वो ठीक है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल जाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये होता है आपका ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन। ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन की पैथोलॉजी में ये है कि जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है
तो कुछ ब्लड ड्रिबल आउट होके बैक फ्लो बनाता है और ट्राइकस्पिड को पुश करके उस वॉल्व को खोल के राइट एट्रिया में एक्यूमुलेट हो जाता है। तो प्रेशर बढ़ जाएगा राइट एट्रिया में, तो इस कारण हमको लार्ज वी वेव दिखाई देगा। एक और पैथोलॉजी है जिसमें लार्ज वी वेव दिखाई देती है। इस पैथोलॉजी में जिसमें लार्ज वी वेव दिखता है, वो दूसरी कंडीशन हम डिस्कस करेंगे। एक कंडीशन होती है कंजेनाइटल। उसमें क्या होता है कि डिफेक्ट होता है वॉल में। ये हो गया राइट एट्रिया, ये हो गया लेफ्ट एट्रिया। तो ये वाला जो इंटर एट्रियम में जो वॉल है, इसमें ना डिफेक्ट आ जाता है इस वॉल में। तो हमें ये मालूम है कि जब भी कॉन्ट्रैक्शन एट्रिया का होता है तो वो दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो सिंस लेफ्ट साइड का प्रेशर ज़्यादा होता है, हाई प्रेशर सिस्टम होता है, तो ब्लड ऑटोमेटिकली फ्लो करके राइट एट्रिया में आएगा। ब्लड तो नीचे भी जाएगा कॉन्ट्रैक्शन के वक्त, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के वक्त, लेकिन लेफ्ट एट्रिया से राइट एट्रिया में ब्लड भी फ्लो करेगा, ड्रिबल आउट करेगा। तो फिर अगेन देखोगे ध्यान से तो राइट एट्रिया का वीनस रिटर्न तो आ ही रहा था, और ब्लड लेफ्ट एट्रिया से कुछ शंट करके राइट एट्रिया में भी आ गया, तो उस वजह से फिर से प्रेशर बढ़ गया। ये जो कंडीशन डिस्कस की है ये कंजेनिटल होती है और इसका नाम होता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो इस कंडीशन में भी लार्ज वी वेव दिखाई देने को मिलता है। तो ये हो गई आपकी सेकंड कंडीशन, और फर्स्ट कंडीशन हमने जो पढ़ी थी वो हो गया ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन। अच्छा, अब हम ये देखते हैं थर्ड पैथोलॉजी सी वेव की। बेसिकली फंडा ये है कि मान लो अगर ये हार्ट है, ये एट्रिया हो गया, ये वेंट्रिकल हो गया, और इसमें ट्राइकस्पिड वॉल्व पीछे की तरफ खुल रहा है, और इसी कंडीशन का नाम होता है ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन। ठीक है, तो अब मान लो कि जो ब्लड राइट एट्रिया में आ रहा था उसको बोलते हैं वीनस रिटर्न, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड आगे तो जाएगा, कुछ ब्लड पीछे बैक फ्लो भी करेगा। ठीक, तो वीनस रिटर्न में आपका ब्लड कंजेशन राइट एट्रिया में बढ़ गया। अच्छा, और जब ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, वीनस रिटर्न तो हम लोग वी वेव से बताते हैं। ठीक, और जो प्रेशर एट्रियल रिलैक्सेशन में बढ़ गया है, क्योंकि इस वक्त ब्लड कलेक्ट हो रहा है राइट एट्रिया में, एट्रिया रिलैक्स कर रहा है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इस केस में जब एट्रिया रिलैक्स कर रहा है तो एट्रियल रिलैक्सेशन को गवर्न हम करते हैं एक्स वेव से। ठीक, तो देखने वाली ये बात है कि जब हम ग्राफ में देखते हैं तो ये रहा आपका ए वेव, फिर नॉचिंग आती है सी वेव की, और फिर एक्स डिसेंट आता है, और फिर उसके बाद वी वेव बन के वाई डिसेंट में चला जाता है। तो ध्यान से ये देखने वाली बात है, वीनस प्रेशर तो बढ़ गया हमारा वीनस रिटर्न की वजह से, और एट्रियल रिलैक्सेशन जो एक्स वेव बन रही थी वो भी कम डिसेंट में चली गई, क्योंकि एक्स वेव बताता है कि प्रेशर फॉल हुआ है राइट एट्रिया में, लेकिन इस केस में प्रेशर तो बढ़ गया राइट एट्रिया में। तो ये वाला जो पार्ट है एक्स वेव का, वो नीचे ना जाके
ऊपर चला जाएगा सीधे। पहले तो ऐसे था, तो ये शिफ्ट कर गया ऊपर की तरफ, तो इसलिए जो सी था और ये वी था, एक ऐसा लगता है कि ये एक ही वेव है, तो इनको बोलते हैं हम लोग सी वी वेव। ठीक, तो ये बेसिकली आपको दिखता है ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में। तो सीवी वेव पैथोलॉजी किस पैथोलॉजी के अराउंड रिवॉल्व करती है? वो है ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। तो अब अभी के लिए हमने डिस्कस कर लिया है ए वेव की पैथोलॉजीज, वी वेव की पैथोलॉजीज और सी वेव की पैथोलॉजी। अब अगले में हम ये डिस्कस करेंगे एक्स और वाई डिसेंट में क्या कॉन्सेप्ट है और कौन सी पैथोलॉजीज एक्स और वाई डिसेंट को डिस्टर्ब करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।